नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 8 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक उसका पार्ट 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अंदर आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति तो में से भूमि, मृदा और जल के बारे में हमने पढ़ लिया है और जल संरक्षण के बारे में पढ़ लिया है। आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय व्यर्थ करे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड में जरूर आपके लिए बहुत अच्छा सा मैसेज होगा जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। आपको पता ना हस्तशिल्प क्या होती है, जिसमें मतलब हाथों से बनाई जो शिल्प होती है, कलाकारी होती है, वो होती है। तो प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। आपको पता है ना हैंड बैग क्या होता है? जो वैसा बैग जो हाथ में लेके हम चलते हैं। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना है। जूट मतलब एक पदार्थ, एक कपड़े की तरह जूट होता है। ठीक है, आपने ये विज्ञान में पढ़ा है, आपकी 8th क्लास के विज्ञान में ही है, रेशो, संश्लेषण रेशो वाले जो पार्ट में। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। मतलब वो टोकरियां, वो कुर्सियां, ये सब बेंत की और बांस की बनी है। लकड़ी जैसे पदार्थ, लकड़ी जैसा जो दिखता है, और लकड़ी पौधों से जो हमें मिलता है वैसे बांस से बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ये हम सब ने पहले की किताबों में पढ़ा हुआ है कि प्राकृतिक वनस्पति हो या वन्य जीवन हो, ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन 3 लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में ही हमारा बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, और मैं इन सारी वीडियोस की जो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इन सबका जो मैं लिंक्स है, वो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा ताकि आपको मिस ना हो। इससे पहले के जो चैप्टर हैं संसाधन एवं विकास के पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो अन्य भाग हैं वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आप आराम से उसको देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। देखिए, पर्यावरण तो है ही, आपको पता ही है, बट पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम वह जगह होती है, वह तंत्र होता है जिसमें हम सब जीवित जो प्रजाति हैं, जो हम जीवन के लिए हम जीते हैं, तो हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना। आप जैसे आप देखेंगे कि घास के ऊपर बकरी निर्भर है और बकरी के ऊपर शेर निर्भर है। ठीक है, जैसे मेंढक है, मेंढक को सांप खाता है, फिर सांप को बाज खाता है। इस प्रकार से सब एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, हम पानी पर निर्भर हैं। ठीक है, मछलियों पर निर्भर हैं। मनुष्य प्रत्येक अन्य प्रकार के जीव जंतुओं पर निर्भर है। ठीक है, अगर प्रकृति से वो कुछ लेगा नहीं तो वह ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक पारितंत्र है, ये इकोसिस्टम है। ठीक है, ऐसे तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। प्राणियों को आश्रय देते हैं, मतलब हम लोगों को रहने के लिए जगह देते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमि के संग्रह में सहायता करते हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये पौधे कर रहे हैं। हमें फल, लेटिकस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधियां, पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु,
पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं, उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त कर। देखिए अभी देखिए, हमने वन्य जीवन पहले हमने यहाँ पे, इससे पहले हमने जितना है ये हमने सारा हमने पढ़ा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि पेड़ पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है। और उसके बाद जो अब हम ये पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि हमें वन्य जीवन क्या क्या देता है। ठीक है, वन्य जीवन में हमें और क्या क्या मिलता है, जिसमें जीव जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। फूलों के परागण में, आपको पता है ना, अगर फूलों का परागण ना हो, मतलब एक फूल से दूसरे फूल तक अगर उसके जो पराग के कण हैं वो इधर से उधर ना लेके जाया जाए तो उसमें फल ही नहीं बन सकता, निषेचन ही नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हम लोगों को एक नर और मादा दो जीवों के द्वारा एक जीव उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से फूलों में भी होता है। और फूलों के परागण में मदद करते हैं मधुमक्खी। अगर आप देखेंगे कि मधुमक्खी जिस क्षेत्र में कम होती है उस क्षेत्र में फल भी नहीं मिलेंगे आपको। और आजकल की शोध ये बता रही है कि जो हम लोग एयर पोल्यूशन कर रहे हैं उससे मधुमक्खियों को खतरा होता जा रहा है। हम तो सोचते हैं मधुमक्खी आ गई, अरे मार दो। छोटे छोटे बच्चे हम जो होते हैं हमारी क्लास में हमने देखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मधुमक्खी को हमें नहीं मारना चाहिए। मधुमक्खी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। वो हमें हमें फल प्रदान करती है और हमें शहद प्रदान करती है, हमसे कुछ नहीं लेती है। जब तक आप किसी जीव को नहीं छेड़ोगे तब तक वह आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पारितंत्र मधुमक्खी में शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अब आप देखेंगे जो गिद्ध है, देखिए मैं आपको यहाँ पे गिद्ध की ये चित्र दिखा देता हूँ। ठीक है, हम सोचते हैं गिद्ध बड़ा वैसा जानवर है, बड़ा डरावना सा दिखता है, लेकिन आपको पता है कि गिद्ध ही है जो हमारे मरे हुए जीव जंतु जो हम लोग फेंक देते हैं, या हमारे घरों में जो बकरी वगैरह होती है जो किसी बीमारी के कारण मर जाती है या किसी भी चीज के कारण मर जाती है, और या जंगल में जो भी जानवर मर जाता है उसको एक खा के साफ कर देते हैं उस जगह को। तो आप देखिए पारितंत्र को कितना साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक हैं ये लोग, मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, तो शिकार नहीं करते हैं ये। और इसी प्रकार से जो जो चिड़िया है, जो बाकी मधुमक्खी, ये भी एक प्रकार के अपघटक ही हैं, क्योंकि जो ये कीड़े मकोड़े हैं उनको खा के खत्म कर देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफिलिन के कारण होता, क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। मतलब जिन कुछ जो जीव जंतु हैं उनके उपचार में हम लोग कुछ एंटीबायोटिक दवाएं यूज करते हैं, गाय के, भैंस के, बकरियों के, तो उसमें डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन, इबुप्रोफेन जैसे ये कुछ दवाइयां हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि उनके उपचार के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट बाद में जब अपमार्जन के उपरांत, मतलब जब गिद्ध इनको खा जाते हैं, अपमार्जन मतलब मरने के बाद जब गिद्ध इनको खाते हैं तो इनकी किडनी गिद्धों की खराब हो जाती है, जिसके कारण गिद्ध मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से हमारा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। हम सोच रहे हैं कि हम ही हमारा जीवन है, हम जो करें, लेकिन आप देखेंगे कि उससे अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए अभी यूपी के अंदर भी हम लोगों ने एक गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया है, और वल्चर जो होता है, जो गिद्ध जो होता है, ये बहुत ही उपयोगी जानवर है हमारे पारितंत्र के लिए, और हमसे कुछ लेता नहीं है। हमारे जो क्या कहते हैं, हमारा जो वातावरण है उसको साफ सुथरा करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी भी जीव जंतु से नफरत नहीं करनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज और थी इसके अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि ये जल संरक्षण से जुड़ी हुई चीज है, तो हम लेकिन पढ़ सकते हैं, कोई बुरी चीज नहीं है। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी। अब देखिए
अगर 2 घंटे बारिश होती तो आपके छत पे, तो आप 8,000 लीटर जल बचा सकते हैं। तो जल संरक्षण के मतलब जो हमने पहले पढ़ा था उसका ये पार्ट है। और यहाँ पे देखिए रेशम का कीट, अभी बताया था कि रेशम का कीट किस किस पेड़ पे पाला जाता है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे मुझे। और ब्रह्म कमल एक औषधीय बूटी है, ये भी हमें पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है, किला, ठीक है, नीलकंठ या किंग फिशर, ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक नीलकंठ तो नहीं कहते इसको, बट किंग फिशर तो है, ये ब्लू बर्ड है। ठीक है, किलकिला कहते हैं इसको, आपने देखा होगा इसको और जगह पे, बहुत जगह। और यही है जो कीड़ों को खाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे वातावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। घास स्थल एवं वन, ठीक है, चलते हैं इसमें हम प्राकृतिक वनस्पति का वितरण हम पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति का वितरण है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपके लिए जो सुंदर सा मैसेज जो था, जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, वो तुरंत इसके बाद में है, तो आप उसको देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिलेगा www.freemeditation.org करके, तो वो आप उस पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर जाके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ये मैसेज आपके लिए।